Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video दोस्तों. Today we are going to talk about something very important in the world of business and stock market. आज का चैप्टर का नाम है Lesson 12 Acquisition of Shares and Takeover. Acquisition of Shares and Takeover. आज हम लोग जानेंगे how one company or person can buy a large part of another company or even entirely the another company. ठीक है. Now this process is called acquisition of shares and takeover. ठीक है. अच्छा, सोचो, मतलब इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा रिवर है. ठीक है. उसमें क्या है? उसमें एक बहुत बड़ा फिश है. ठीक है. बिग फिश. वो एक छोटी मछली को खाना चाहता है. छोटी मछली को खाना चाहता है. ठीक है. क्या करना चाहता है? खाना चाहता है. अभी जो स्टॉक मार्केट है ना, वो एक रिवर है. बड़ा मछली वो जो टेक ओवर करना चाहता है या फिर एक्विजिशन करना चाहता है शेयर्स का, या तो टेक ओवर करना चाहता है उसका. और छोटी मछली वो जो टारगेट कंपनी होता है. ठीक है. टारगेट कंपनी होता है. टारगेट कंपनी मतलब जो बड़ा मछली छोटी मछली को टारगेट कर रहा है, मतलब बड़ा कंपनी छोटे कंपनी को टारगेट कर रहा है, उसको कहा जाता है टारगेट कंपनी. किस चीज के लिए टारगेट हो रहा है सर? एक्विजिशन करने के लिए शेयर्स, या तो टेक ओवर करने के लिए. समझ में आ रहा है? अब बात यह है कि जब ये हो रहा हो प्रोसेस, तो आसपास में जो छोटे मछली है या फिर इन्वायरमेंट है रिवर का, वो गंदा ना हो, उसमें भाग दौड़ ना मच जाए, उसमें किसी का नुकसान ना हो जाए. यही चीज़ जो है, यही चीज़ हम लोग टेक ओवर, हमारे एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर में देखने वाले कि सेबी कैसे इस चीज़ को रोकता है. ठीक है. जब कोई बड़ा कंपनी छोटे कंपनी को एक्वायर करने लग जाए ना, तो मार्केट में खलबली मच जाता है. इसके पीछे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है. अब इस खलबली को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सेबी आता है, और सेबी ने बनाया रूल्स. उसी को हम लोग आज करने वाले हैं. क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर. हाँ जी. अच्छा, तो हम लोग सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों. अगर मैं तुमको बेसिकली थोड़ा बहुत मैं तुमको बता के करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग मार्किंग वगैरह करेंगे. ठीक है. देखो, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, 5 मिनट ध्यान से सुनो, सिर्फ ध्यान से सुनना है. मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं कुछ करवाऊंगा नहीं, कुछ मार्किंग नहीं करवाने वाला. अच्छे से सुनो ध्यान से. एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको बताऊं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स मींस सिंपली बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी. क्या बताओ? बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी. टेक ओवर का मतलब क्या होता है? हाँ जी बताओ. टेक ओवर का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन तुमको समझ में आ चुका है. टेक ओवर का मतलब क्या होता है? व्हेन एन अक्वायर. ठीक है. अक्वायर कौन? वो बंदा जो बाई करने के लिए जा रहा है. ठीक है. व्हेन एन अक्वायर गेन्स कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी. वो अनदर कंपनी कौन है? टारगेट कंपनी. अब देख, ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी. बी है अक्वायर, ए है अक्वायर. ठीक है. बी है क्या? टारगेट कंपनी. बी क्या है बता दो फटाफट. बी क्या है बता दो फटाफट. टारगेट कंपनी. ए है अक्वायर, बी है टारगेट कंपनी. ए है एक्वायर, बी है टारगेट कंपनी. क्या तुमको समझ में आ रहा है? तो व्हेन एन अक्वायर गेन्स कंट्रोल, गेन्स व्हाट? कंट्रोल. गेन्स कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी. अनदर कंपनी कौन? बी. ठीक है. और इसी को कहा जाता है टारगेट कंपनी. बाय बाइंग व्हाट? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स, या तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स. बाय बाइंग significant number of shares. अब यहां पे सिर्फ हम लोग शेयर्स नहीं लिखेंगे, वोटिंग राइट्स भी लिखेंगे. ठीक है. क्योंकि कुछ कंपनीज है जहां पे शेयर इशू नहीं किया जाता, जैसे कि कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, वहां पे सिर्फ वोटिंग राइट होता है. तो जिसके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ या तो वोटिंग राइट हो या तो शेयर्स हो. ठीक है. समझ में आ रहा है ना? जिसके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स हो या तो वोटिंग राइट हो, वो है अक्वायर. और जिस अक्वायर जिस भी कंपनी को टारगेट करता है, वो बनता है टारगेट कंपनी. क्या ये समझ में आ रहा है? ये लैंग्वेज तुमको याद रखना है. ठीक है. समझ में आ चुका है? अच्छा, अब इसी प्रोसेस को गवर्न एंड रूल्स से सेट किया जाता है बाय सेबी. सेबी पूरा ध्यान देता है कि ये जो प्रोसेस मैंने तुमको सिखाया यहाँ पे, ये प्रॉपर तरीके से हो जाए. ठीक है. अच्छा, क्यों तुम अगर पूछोगे सर इसमें दिक्कत क्या आ सकता है? दिक्कत बहुत सारे आ सकते हैं.
ठीक है, दिक्कत बहुत सारे। पकड़ ले, मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ। पकड़ ले, ये है कंपनी, पकड़, यही एग्जाम्पल लेते हैं। पकड़ ले कंपनी ए। कंपनी ए में कौन बैठा है? सब तो पब्लिक कंपनी है नॉर्मली देखा जाए तो। कंपनी ए में कौन बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे। कौन बैठे हैं? शेयर होल्डर्स। कौन बैठे हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स बैठे हैं कंपनी ए में। तो सेम टू सेम कंपनी बी में भी तो शेयर होल्डर्स होंगे ना दोस्तों, शेयर होल्डर्स होंगे। कंपनी बी में भी शेयर होल्डर्स होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, अब बात ये हो सकता है कि ये जो शेयर होल्डर्स है ना, इनको शायद ये कंपनी पसंद ना आए, इनको शायद ये कंपनी पसंद ना आए। अब तुम सोचो, तुम किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर कब बनते हो? जब वो कंपनी तुमको पसंद आ रहा है, जब तुमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तब जाके तुम उस कंपनी में शेयर होल्डर बनते हो ना। लेकिन कोई दूसरा कंपनी अगर टेक ओवर कर रहा है तुम्हारे कंपनी को, जिस कंपनी में तुमने शेयर खरीदा, तो तुम ये ऑटोमेटिकली ये कंपनी जो है इसका हो जाएगा। लेकिन तुम तो इस कंपनी के मेंबर बनना ही नहीं चाहते, तुम तो इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनना चाहते। तुम्हारा कोई भी रीजन हो सकता है। शायद तुम्हारा जो है फूफा जी यहाँ पे बैठे हो और तुमको मन नहीं है, अगर फूफा जी मेरे कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं तो मैं उस कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनना चाहता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो सकता है बताओ? इसमें तो शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो सकता है। तो सबसे बड़ा चीज जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी या फिर चांस कह लो, या फिर तुम कह सकते हो कि रिलीफ कह लो, ठीक है, जो शेयर होल्डर को मिलता है वो है एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या मिलता है बताओ? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ये क्या इंश्योर करता है? इंश्योर कि जब भी व्हेन अ कंपनी इज बीइंग टेकन ओवर, मतलब ये जो है, ये जब टेक ओवर हो जाता है, बीइंग टेकन ओवर बाय सम अदर कंपनी, तो उसके जो शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले। क्या मिले? एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? क्योंकि उसका मन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी रीजन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर में चलेंगे, पूरा आराम से देखेंगे। ठीक है, इधर पे ये रीड वीड करो, ये वगैरह इवोल्यूशन वगैरह। इसमें मेरे को सिर्फ लास्ट वाला इवोल्यूशन देखना है जो है 2011 का इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन में हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे आया सेबी SAST रेगुलेशंस 2011, जो नोटिफाई हुआ 2011 को, रिपीलिंग 1997 का रिपील करके ये आया। रिपील करने का मतलब समझ में आ रहा है? 1997 के जो रेगुलेशंस है उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है, उसके बाद ये लेकर आए। ठीक है, रिपील कर दिया मतलब उखाड़ के फेंक दिया पूरा का पूरा। ठीक है, बेस्ड ऑन किस कमेटी की रिपोर्ट पे? बेस्ड ऑन सी अच्युतन कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ सी अच्युतन कमेटी फॉर द 2011 टेक ओवर रेगुलेशन। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि ये जो हम लोगों ने रिपील करके फेंक दिए, पहले वाले लॉ जो हम लोगों ने रिपील करके जड़ से उखाड़ के फेंक दिए, उसके पीछे रीजन क्या था? पहला, ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर टेक ओवर एक्टिविटीज। पहले टेक ओवर जो होता था ना उसमें ट्रांसपेरेंसी कम था, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर के इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, फेयर इक्विटेबल ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है, सो दैट इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख पाए हम लोग। बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, मतलब शेयर होल्डर्स है, ठीक है, कोई चाह रहा होगा कि हाँ मैं बन जाता हूँ, कोई कोई इनमें से कुछ तो ऐसे बंदे होंगे ना जो कहेंगे कि नहीं ठीक है यार, ए कंट्रोल में ले ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ दूसरा पार्टी ये कहेगा कि नहीं, मेरे को इस कंट्रोल में, इस कंपनी में जाना ही नहीं है, इस कंपनी के शेयर होल्डर बनना ही नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको एड्रेस किया गया है इस वाले नए वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस में। एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो तुमको मैंने समझाया है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मिला है, क्या बताओ? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिर आता है एग्जिट अपॉर्चुनिटी मतलब समझ में आ रहा है ना, कि टेक ओवर, तुम्हारा कंपनी अगर कोई दूसरा कंपनी टेक ओवर कर रहा है तो तुमको मौका दिया जा रहा है कि तुम एग्जिट कर लो, तुम अपने शेयर्स को बेच दो अभी, क्योंकि दूसरा कंपनी जो है वो टेक ओवर करके ले लेगा इस कंपनी को। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क सेम है फॉर एक्वायरर मतलब जो एक्वायर कर रहा है वो भी ट्रांसपेरेंट सब डॉक्यूमेंट्स रखेगा। टारगेट कंपनी अफेयर्स कंडक्टेड ऑर्डिनरीली ड्यूरिंग एन ओपन ऑफर। अच्छा,
टारगेट कंपनी का अफेयर कंडक्टेड ऑर्डिनरीली। टारगेट कंपनी मतलब वो कंपनी जो टेक ओवर हो रहा है, ठीक है, उसका अफेयर ऑर्डिनरीली कंडक्ट होगा। फेयर एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर, रेगुलेट फेयर एंड इफेक्टिव कंपटीशन, ओनली कैपेबल एक्वायर्स ही एक्वायर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी जो इनकैपेबल है वो एक्वायर करने उसको दे दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा आया था। अब ये तुमको रीड करने वाला चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, मतलब एग्जामिनेशन मटेरियल नहीं है ये वाला चीज़। इतना तो तुम रीड करके याद कर लेना कि क्या क्या डिफरेंस हुआ था, पहले क्या था अब क्या है, बस, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से पूछा नहीं जाएगा, जो भी पूछा जाएगा यहाँ से शुरू होने वाला है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग। क्या बताओ दोस्तों? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आता है एक्वायरर का, दूसरा एक्विजिशन, फिर कंट्रोल। एक्वायरर कौन बताओ? एनी पर्सन। देखो जो चीज एकदम नॉर्मल है ना वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुमको खुद पता लग रहा है कि एक्वायरर कौन है। एनी पर्सन हु डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अक्वायर करता हो या फिर अग्री करता हो कि हाँ मैं अक्वायर करूंगा बाय सेल्फ और विथ पीएसी। पर पीएसी का मतलब होता है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, ये मतलब सर इसका मतलब क्या होता है? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मतलब एक जन नहीं बहुत जन मिलके, एक जन नहीं बहुत जन मिलके ले रहे हो, ठीक है। तो या तो अकेले ले रहे हो, अक्वायर कर रहे हो, या तो अपने पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ। अब ये जो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है ये कौन हो सकता है जो मिलके ले रहे हैं? तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है, रेगुलेशन 2(1). अच्छा ये समझ में आ रहा है? अच्छा, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विथ विथ बाई सेल्फ और विथ पीएसी शेयर्स वोटिंग राइट्स। क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक्वायर कर रहा है क्या? शेयर्स वोटिंग राइट्स, कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी, तो इसको कहा जाता है अक्वायर। जो शेयर वोटिंग राइट, शेयर या तो वोटिंग राइट, शेयर ये तो वोटिंग राइट क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, अपने खुद के कंट्रोल में ले रहा है, सिंपल भाषा में अक्वायर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्विजिशन मतलब वही चीज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्वायरिंग और अग्रीइंग टू अक्वायर शेयर्स वोटिंग राइट कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी, सेम चीज एक्विजिशन हो गया उसका, एक्विजिशन हो गया, ठीक है। जो तुम क्या कर रहे हो बताओ? अक्वायर कर लिए या तो अग्री करो कि हाँ अक्वायर करूंगा, टारगेट कंपनी को खत्म। कंट्रोल का मतलब होता है राइट टू अपॉइंट majority ऑफ द डायरेक्टर्स और कंट्रोल मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजंस। अच्छा ये जो डेफिनेशन है ना ये हर जगह पे सेम रहेगा। जैसे हम लोग कभी कभार कहते हैं ना कि एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उसके कंट्रोल में है, कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर के कंट्रोल में। कंट्रोल में होने का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज ये होता है, अगर ए बी को एक्वायर कर लिया, अगर आज ए ने बी को एक्वायर कर लिया, अगर आज ए ने बी को एक्वायर कर लिया तो बी में जितनी भी डायरेक्टर वगैरह है उसमें पॉलिसी वगैरह जो कुछ भी होगा वो कौन डिसाइड करेगा? ए डिसाइड करेगा ना, क्योंकि ए ने एक्वायर कर लिया बी को दोस्तों, तो ए के परमिशन के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर भी वही है। कंट्रोल का मतलब होता है राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा वो ए देखेगा, ए मतलब जो अक्वायरर कंपनी है वो, ठीक है। कंट्रोल करेगा मैनेजमेंट को, पॉलिसी के डिसीजंस लेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, एंटरप्राइज वैल्यू, जब हम लोग बताएंगे एंटरप्राइज वैल्यू तो उसका मतलब होता है मार्केट का कैपिटलाइजेशन प्लस उसका कितना डेट है प्लस माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्लस प्रिफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का मतलब होता है जो पिछले 12 महीने में, देखो, शेयर्स वेयर ट्रेडेड टर्नओवर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन द 12th preceding public announcement, 12 months preceding the public announcement is at least 10% of the total shares of that class, 10% of the shares of that class, ठीक है। तो frequently traded shares का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे शेयर्स वेयर ट्रेडेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, अगर तुम्हारे शेयर्स जो है वो ट्रेडेड हुआ हो ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज is at least 10% of the total shares of that class, is at least 10% ऑफ द टोटल शेयर ऑफ दैट क्लास। इसका मतलब बहुत सिंपल है, मतलब 12 महीने पहले अगर 10% या फिर उससे ज़्यादा जो कंपनी लिस्टेड है, कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, वो अगर ट्रेड किया मतलब उसका खरीदा बेची अगर हुआ हो 10% से ज़्यादा, ठीक है। अब क्लास मतलब क्या? इक्विटी प्रेफरेंस होता नहीं है, तो उस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो
अगर पिछले द लास्ट 12 मंथ 10% और मोर ऑफ द कंपनीज लिस्टेड शेयर्स हैव बीन बॉट, खरीदा एंड सेल, ओके, हैव बीन बॉट एंड सोल्ड ऑन द एक्सचेंज, तो उस प्रकार के जो शेयर्स है ना उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। ठीक है, वो शेयर्स जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बोले बोले मिनी मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होगा, परसेंटेज शेयर होल्डिंग एक्सक्लूडिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड अंडर ये सिक्योरिटीज रेगुलेशन के अंदर जो होगा वो होगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन है? फ्यूजिटिव मतलब भगोरा, इकोनॉमिक मतलब पैसा लेके भाग गया, लोन लेके भाग गया, ठीक है, पैसे से रिलेटेड। इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2011, भगोरा है, बस तुमको ये याद रखना है। आइडेंटिफाइड डेट 10th वर्किंग डे प्रायर टू टेंडरिंग पीरियड कमेंस, इसको छोड़ दो, ये जब आएगा टॉपिक तब हम लोग देखेंगे, वरना तुमको समझाने में यहाँ पे जो है ना पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इमीडिएट रिलेटिव कौन हो सकता है? स्पाउस, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर और चाइल्ड ऑफ अ पर्सन और स्पाउस। ऑफर पीरियड होगा पीरियड फ्रॉम अग्रीमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, जिस दिन अग्री किया या तो जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर। टू पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और ऑफर विड्रॉवल, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तुम खरीदोगे और तुम पेमेंट कर दोगे, या फिर तुमने ऑफर दिया था वो विड्रॉ कर रहे हो, वो भी, ठीक है, ओके। अब सीधा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से तुमको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब हम लोग कहते हैं कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, पर्सन बताओ क्या? जब हम लोग कहते हैं कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, तो ये कौन होते हैं? कौन होगा वो जो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट में काम करेगा? तो इसको तुमको याद तो करना होगा, ठीक है, समझाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब रट्टा मारने लायक चीज़ है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये मतलब ये बंदा होता कौन है, पर्सन। पहले तो कौन कौन होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि ये बंदा होता कौन है, कि ये पर्सन एक्टिंग ऑन कंसर्ट, ये बंदा होता कौन है? सिंपल बंदे हैं ये, बहुत ही प्यारे बंदे हैं ये, वो पीपल है जो एक्ट करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ, कि वो या तो एक्वायर करेंगे या तो कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इन परसुएंट टू एन एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्टली करेंगे या तो इनडायरेक्टली करेंगे, कोऑपरेटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? कोऑपरेटिंग मतलब बताओ, एक साथ मिलके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो मिस्टर अरविंद, मिस्टर मनीष एंड मिस्टर हरीश इंडिविजुअली बिलो डिस्क्लोजर लिमिट बट कलेक्टिवली एमिंग फॉर कंट्रोल ऑफ कंपनी एक्स वाई जेड बाई पूलिंग रिसोर्सेज आर पैक, ठीक है, आर पैक मतलब अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो वो लोग जो है ना ज़्यादा अमाउंट नहीं खरीद रहे, इंडिविजुअली अगर देखूं, अंडरस्टूड। लेकिन अगर ग्रुप में मिलके वो खरीद रहे हैं एट द सेम टाइम और इंटरलिंक्ड है वो पर्सन्स, ठीक है, तो देखा जाए तो वो एक्टिंग इन कंसर्ट है। अगर किसी कंपनी को मैं एक्वायर करूं, या तो सब्सटेंशियल पोर्शन में एक्वायर करूं या तो कंप्लीटली टेक ओवर कर लूं, ठीक है, तो उसमें क्या मैं अकेला कर रहा हूं या फिर मेरे साथ कोई हेल्प कर रहा है? अगर जो भी बंदे हेल्प कर रहे हैं मेरे को, ठीक है, या फिर एक साथ हम लोग कर रहे हैं ग्रुप में मिलके, तो वो सारे लोग जो है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं डीम्ड पैक। अब डीम्ड पैक ये नेसेसरी इसलिए था क्योंकि लोग जो है ना ग्रुप में हरकत करते थे, मतलब ग्रुप में जो है ना वो लोग स्टेप्स लेते थे, ग्रुप में जो है वो लोग या तो एक्वायर करते थे, या तो सब्सटेंशियल पोर्शन एक्वायर करते थे, या तो पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेते थे, ठीक है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सो दैट रेगुलेशन से बच पाए, या फिर कोई भी मिस्चीवियस एक्टिविटी वो लोग कर ले। तो इसलिए इस जो है लॉ में बताया गया है कि भैया पैक जो है, पैक तो ये डेफिनेशन के अंदर जो तुमको समझ में आता है वो है पैक। और डीम्ड पैक कौन है? डीम्ड पैक मतलब तुम मानो ना मानो तुम एक साथ काम ही कर रहे हो, एक साथ तुमने जो है खरीदा है, ठीक है, तुम एक्सेप्ट करो ना करो, सेबी के नज़र पे तुमने एक साथ ही खरीदा है, एक साथ ही एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर एक साथ ही तुमने टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? अब देखो, सिंपल देखो, कैटेगरीज प्रिज्यूम टू बी पैक अनलेस कॉन्ट्रारी स्टैब्लिश्ड। अब ये कॉन्ट्रारी स्टैब्लिश कौन करेगा? अब तुमको तो सेबी बताएगा ना कि भैया तुम तो पैक हो, तुम 3 जन या फिर 4 जन या तो 5 जन जो है तुम लोग एक्वायर कर रहे हो,
तो अगर तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं मेरे को तो इसको पता ही नहीं है ये क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव अलग है मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, तो तुमको ये जो है दिखाना होगा सभी को। ठीक है, तुमको ये डिटरमाइन करवाना होगा कि भैया सभी देखो, हम जो है अलग है, हमारा थिंकिंग अलग है, हमारा जो है एम अलग है, हमारा गोल अलग है, हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, वो अलग है, हम लोग पैक में नहीं है। ये तुमको ही स्टैब्लिश करना होगा, ये वाला जो तुम बता रहे हो ना, ये फैक्ट ये। वरना ये सारे लोग जो है ना वो बाय डिफॉल्ट रहेंगे। पहला, कंपनी इसका होल्डिंग सब्सिडरी इन कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल कंपनीज, अगर ये लोग होल्ड कर रहे हैं तो तुम लोग एक पैक में हो। समझ में आ रहा है? या तो कंपनी, देखो मैं एक दो अच्छे से समझाऊंगा सो दैट तुमको आइडिया आ जाए, बाकी तुमको याद ही करना है। कंपनी या तो तुम खुद कंपनी, या फिर तुम्हारे जो होल्डिंग होगा ना, सब्सिडरी होंगे, होल्डिंग होंगे, सब्सिडरी होंगे, या तो तुम कॉमन मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल कंपनीज, कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल कंपनीज, मतलब कॉमन मैनेजमेंट है, दो तीन कंपनी है, इन दो तीन कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कॉमन है, तीन चार लोग मैनेज कर रहे हैं। इस प्रकार से समझ में आ रहा है? या तो कंपनी, या तो उसके होल्डिंग, सब्सिडरी, ये तीनों अगर मिल के किसी कंपनी में शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं तो हम लोग मान के चलेंगे ये तीनों पैक है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? बस यही याद रखना है तेरे को। फिर देखो, कंपनी, उसके डायरेक्टर्स, एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट, फिर डायरेक्टर ऑफ कंपनीज इन वन टू एंड देयर एसोसिएट्स, ऑब्वियसली मतलब वन टू मतलब ये तो कंपनी, इसके डायरेक्टर्स, तो कंपनी इसके होल्डिंग, सब्सिडरी और इनके भी डायरेक्टर्स। ठीक है, प्रोमोटर्स, प्रोमोटर ग्रुप, इमीडिएट रिलेटिव यहाँ पे डेफिनेशन में आ चुका है इमीडिएट रिलेटिव। म्यूचुअल फंड, इट्स स्पॉन्सर, ट्रस्टी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इट्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी एंड ट्रस्टी कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, इट्स उसके स्पॉन्सर, ट्रस्टी, ट्रस्टी कंपनी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये तुमको यहाँ से कम 7 to 8 जो है ना आराम से याद कर लेना है। ठीक है, 7 to 8, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा इधर आ जाओ। अ, ये तो केस लॉ है। देखो क्या बताया, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, दाइची सनक्यो कंपनी वर्सेस जयराम चिगुरुपति एंड अदर्स। ठीक है, प्रोविजन क्या है? इन स्पेसिफाइड रिलेशनशिप, persons with a category are deemed pack unless proven otherwise, obviously. Meaning, if one person is in deemed pair acquires share, it presumed a common objective. न्यूएंस ये था, मतलब आर्ग्यूमेंट ये था कि mere relationship is not sufficient to be pack without something more। ठीक है, जैसे कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी, अगर पकड़ लो होल्डिंग एंड सब्सिडरी जो है हेल्ड कर रहा है कोई शेयर, ठीक है, एक साथ हेल्ड कर रहा है कोई शेयर किसी दूसरे कंपनी का, तो आप जैसे ऊपर में बताया नहीं कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी अगर हो तो डायरेक्टली पैक हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया, अनलेस कॉन्ट्रारी तुम स्टैब्लिश कर लो। समझ में आ रहा है? मतलब ये 100% ये नहीं है कि ये अगर तुम होल्डिंग सब्सिडरी अगर होल्ड कर रहा है तो 100% पैक ही है। अगर तुम ये कॉन्ट्रारी स्टैब्लिश कर पाओगे, अगर तुम बता पाओगे सेबी को नहीं नहीं मेरे पास इसका तर्क है, मेरे पास इसका जो है जवाब है, तो सेबी कहेगा अच्छा ठीक है पैक नहीं भी हो सकते हो, तुम एक्सप्लेनेशन दे दो। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे वो बात बताया गया कि भैया सिर्फ होल्डिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी मेरे रिलेशनशिप में, मतलब मैं कंपनी हो, मेरा होल्डिंग है, मेरा सब्सिडरी है, वो मेरे साथ रिलेशन में है, इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो अगर किसी दूसरे कंपनी में एक साथ हेल्ड कर रहे हैं तो तीनों पैक बन के काम कर रहे हैं, फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इज नॉट सफिशिएंट टू बी पैक विदाउट समथिंग मोर। टारगेट कंपनी तो तुमको पता ही है, डेफिनेशन मैंने बता दिया था। ठीक है, जिसका शेयर, जिस कंपनी को तुम अक्वायर करना चाहते हो, जिस कंपनी को तुम टेक ओवर करना चाहते हो, वो होता है टारगेट कंपनी। अब सीधे इधर आ जाओ, एप्लीकेबिलिटी एक्सेप्शंस, regulations apply to direct and indirect acquisition of shares, voting rights or control over a target company। regulations trigger on, triggering point होगा। अब ये है ट्रिगरिंग पॉइंट, देख लो। टाइप्स ऑफ एक्विजिशन, डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स, जैसे कि ओपन मार्केट परचेस कर लिया, टेंडर ऑफर में ले लिया, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है, राइट इशू, मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स में तुमने ले लिया, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स वोटिंग राइट, जैसे कि कॉन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ले लिए, पहले पहले था डिवेंचर,
फिर तुम उसको कन्वर्टेबल में ले लिए, मतलब जो कन्वर्ट हो पाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स। समझ में आ रहा ना? तो प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए, जो पहले तो दूसरा था लेकिन बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? फिर शेयर का स्वैप करना, मतलब शेयर एक्सचेंज कर लेना, जॉइंट वेंचर, ईसॉप, मर्जर एंड एक्विजिशन बाय सब्सिडियरीज। ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट एक्विजिशन के कुछ जो है एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा, या तो तुमने कंट्रोल ले लिया, जैसे मैंने तुमको पहले भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी तुमको बताया था, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि तुम शेयर्स ही ले रहे हो, या तो तुम कंट्रोल भी ले सकते हो। ये कंट्रोल, जिन कंपनी में शेयर्स नहीं है उन कंपनी में तो तुम कंट्रोल ही लोगे ना दोस्तों। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल किस प्रकार से लिया जा रहा है यहाँ पे? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बन के, प्रॉक्सी कंटेस्ट करके, वोटिंग अग्रीमेंट्स करके, क्यूमुलेटिव वोटिंग, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अलायंस। तो इस प्रकार से भी तुम एक्विजिशन कर सकते हो। अच्छा, ट्रिगर कब होगा एक्विजिशन? बाय एक्वायरर अलोन हो सकता है, या फिर विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। रेगुलेशन डू नॉट अप्लाई टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कंट्रोल इन कंपनी लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म विदाउट ए पब्लिक इशू। अगर पब्लिक इशू ना करके सिर्फ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में तुमने शेयर्स लिस्ट करके रखा है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम फंड रेज कर सकते हो, तो सिर्फ यहाँ से अगर नॉर्मल तुमने जो है स्टॉक मार्केट में इशू नहीं किया है, तुमने इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में तुम्हारे शेयर्स ट्रेड होते हो और वहाँ से कोई खरीद रहा हो, तो वो इस रेगुलेशन के अंदर नहीं आता। ओके, अच्छा, पहला जो हम लोगों ने देखा था, ओपन ऑफर बाय एन एक्वायरर। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट कब होगा फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर बाय एन एक्वायरर? एक्वायरर ओपन ऑफर दे रहा है, 25% ऑफ शेयर और वोटिंग राइट। अब पढ़ो इसको अच्छे से, क्या बोले, देखो, अगर अक्वायर खुद अकेला, पहले सुन लो, अगर अक्वायर खुद अकेला या फिर पैक के साथ इंटेंट करता है कि भैया उसको शेयर खरीदना है तुम्हारे कंपनी में, और कितना खरीदना है, नॉर्मल 1-2% नहीं, 25% या फिर उससे ज़्यादा टारगेट कंपनी में, ठीक है, तो तब उसको ना पब्लिक अनाउंसमेंट देना होता है। क्या देना होता है बता दो फटाफट? पब्लिक अनाउंसमेंट देना होता है कि दोस्तों मैं ऐसा 25% शेयर इस कंपनी में खरीद रहा हूँ, किसी को अगर रहना है तो रहो, किसी को नहीं रहना है तो भाग जाओ। ठीक है, ये हो गया पहला। अब इसको एक बार मैं तुमको पढ़ा के सिखाता हूँ। देखो, अक्वायरर विथ पैक, या तो अकेले या तो विथ पैक, इंटेंडिंग टू अक्वायर रीचिंग 25% और मोर वोटिंग राइट्स मस्ट मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। मस्ट मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, इसको इसलिए इसको कहा जाता है ओपन ऑफर। इट्स ओपन फॉर एवरीबडी टू नो। मस्ट बी फॉर एन ओपन ऑफर टू अक्वायर ए मिनिमम 26% शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अच्छा, देखो, दिस ऑफर मस्ट टू बी एक्वायर ए मिनिमम ऑफ 26% एडिशनल शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या होता है? तुम जो ये 25% शेयर खरीदने के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं तेरे को समझाता हूँ, सुनो। जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे, पकड़ लो, मिस्टर ए एक बंदा है। कौन? मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए करंटली जो है ना 1% होल्ड कर रहा है एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड एक कंपनी है, इसमें 1% हेल्ड कर रहा है। ठीक है, अब अगर वो डिसाइड करे कि 24% और खरीदूंगा, तो टोटल कितना हो रहा है दोस्तों? टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे? 25%। ट्रिगर पॉइंट आ गया 25%, ट्रिगर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो जैसे ही उसने डिसाइड किया कि 24% मैं और बाई करूंगा, तो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट आ गया, ट्रिगर पॉइंट आ गया फॉर ओपन ऑफर। फॉर ओपन ऑफर, उसको ओपन ऑफर देना होगा। ठीक है, अब सुनो, ओपन ऑफर क्या है ये? जैसे ये ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है ना, जैसे ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है, अब मिस्टर ए को ऑफर करना होगा शेयर होल्डर्स को कि शेयर होल्डर साहब, 26% तुम्हारे जितने भी शेयर्स होंगे, पूरे शेयर होल्डर्स कम्युनिटी को वो मैसेज करेगा, और मतलब व्हाट्सएप मैसेज नहीं, ओपन ऑफर देके, अनाउंसमेंट देके कि 26% जो शेयर है आपका मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, आपका मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। ये कौन करेगा बताओ? ये एक्स करेगा। मतलब
एक तो 25% कंपनी से खरीदेगा, फिर 26% का ओपन ऑफर देगा वो, ठीक है। दोनों देना होगा, 25% कंपनी से लेगा, 26% का ओपन ऑफर वो देगा कि 26% मैं ओपन ऑफर दे रहा हूँ। अब ये नेसेसरी नहीं है कि 26% के मतलब पूरे सारे के सारे शेयर होल्डर से शेयर बेच ही दे, उसको ये मैंडेटरी करना होता है सो दैट जो शेयर होल्डर्स है ना वो नहीं चाहते ये बंदा आ जाए तो वो शेयर्स बेच के निकल सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ओपन ऑफर जब भी आएगा 26% जो है वो पब्लिक ट्रिगर होगा, पब्लिक जो है पब्लिक को ओपन ऑफर देगा, एंड 25% जो है वो कंपनी से। अब बाई चांस पकड़ लो यार उसने 23% ही, ये टोटल 24 नहीं, पहले 1% था, फिर 23%, फिर 23%, ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है 24। तो 24 में ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा, ये वाला जो ओपन ऑफर है ना ये देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 25 हो जाए या फिर उससे ज़्यादा हो जाए तो तुमको पब्लिक को भी ओपन ऑफर देना होगा कि भैया 26% मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, आप लोग बेचना चाहते हो तो बेच के जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर दोस्तों? ठीक है, अब तुम पूछोगे सर ये क्यों है, क्यों हो रहा है, कंपनी इतना ज़्यादा शेयर खरीद क्यों बढ़ रहा है? ये भाई ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सिंपल चीज़ है। ठीक, कंपनी का 25% खरीद रहे हो तुम, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम शेयर होल्डर्स को भी अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है ना वो असली मालिक होते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज दो। 26% का 25 ट्रिगर हो गया, कंपनी से ले लो, तुम 26% शेयर होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो सो दैट वो लोग भी खरीद पाए शेयर्स। अंडरस्टूड? सॉरी, बेच पाए शेयर्स, बेच के निकल पाए, एग्जिट कर पाए। समझ में? अगर उनको एग्जिट करना है तो एक नॉर्मली जब तुम 26%, ये तो तुमको सबको मतलब बुला रहे हो, दावत में बुला रहे हो, जैसे तुम अपने शादी में बुलाते हो सबको, वैसे जो है तुम यहाँ पे बुलाओगे सबको। नेसेसरी है क्या कि सब लोग आएंगे? नहीं ना, 5% 10% आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग थोड़ी आएंगे। चलो ठीक है, तो याद रखना ये जो तुम कर रहे हो ना, इसके बाद तुम्हारा तुम्हारा टोटल जो है वो क्या होगा, 25% कंपनी में स्टेक, और शेयर होल्डर्स का तुमने कितना खरीद लिया, अगले 10% अगर आया ओपन ऑफर में तुमने वो खरीद लिया, टोटल हो गया 35। इस प्रकार से क्या ही समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, एक होता है क्रीपिंग एक्विजिशन, ये बहुत क्रीपिंग एक्विजिशन बहुत क्रीपी है। अब देखो क्रीपिंग एक्विजिशन को समझना है अच्छे से, ठीक है? क्या बताओ, क्रीपिंग एक्विजिशन बहुत ही क्रीपी है, क्रीपिंग एक्विजिशन। अब देखो एक सिंपल चीज बताओ, हम जब कहते हैं ना कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, क्यों है? क्योंकि उसका शेयर्स जो है वो लिस्टेड है, ठीक है, और ये एक लिस्टेड कंपनी है और इसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग है। अच्छा, अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग है तो क्या कोई दूसरा, एक इंडिविजुअल इंसान पकड़ लो, एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, वो भी पब्लिक के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल पब्लिक के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, कंपनी भी आ जाता है, नॉर्मल कंपनी भी आ जाता है, वो आ जाता है। अब पकड़ लो कोई एक इंसान यहाँ से, बहुत ही चतुर इंसान पकड़ लो, इनमें से इस ग्रुप में से कोई एक इंसान अगर इस कंपनी में, जो भी पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, इस कंपनी में अच्छा खासा शेयर एक्वायर कर ले, पकड़ लो नॉर्मली, पकड़ लो 75% शेयर अगर एक्वायर कर ले, तो क्या ये पब्लिक कंपनी जो है, ये पब्लिक कंपनी रह जाएगा? मतलब पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर है या फिर एक इंडिविजुअल के पास ज़्यादा शेयर है, ये बता दो मेरे को। एक इंडिविजुअल के पास ज़्यादा शेयर हो जाएगा, 75% शेयर हो जाएगा, ठीक है, एक इंडिविजुअल। तो ये जो डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी, ये डेफिनेशन सुन के मज़ा आएगा, तुमको लगेगा कि ये जस्टिफाई कर रहा है नाम पब्लिक कंपनी। नहीं, पब्लिक को शेयर देना चाहिए था, एक इंडिविजुअल आके 75% शेयर होल्ड करके बैठा है। तो नॉर्मल लिमिट क्या है? लिमिट ये है, कोई भी इंडिविजुअल पब्लिक कंपनी में अगर शेयर हेल्ड करना चाहता है तो वो 75% मैक्स कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा वो शेयर हेल्ड नहीं कर पाएगा, मैक्स 75%। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक अपर लिमिट है, ठीक है, ये नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग का अपर लिमिट है, नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, याद रखना। जनरल शेयर अपर लिमिट है जो सेबी ने सेट किया, नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग।
इसके इसके ऊपर अगर किसी ने एक्वायर कर लिया तो 25% से कम हो जाएगा पब्लिक होल्डिंग, मतलब 75% प्लस 25% इक्वल्स टू 100%। ठीक है, इसके ऊपर 75% से ऊपर अगर किसी ने भी एक्वायर कर लिया तो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है गिर जाएगा, 25% से गिर जाएगा, तो वो पब्लिक डेफिनेशन में नहीं आ पाएगा अच्छे से। क्या है, तुमको समझ में आ रहा है? तो ये इस बात का उन लोगों ने बताया कि भैया ध्यान रखना। अब सुनो, किसी कंपनी में अगर तुम 75% का अपर लिमिट समझ में आ चुका है, किसी कंपनी में तुम कितना शेयर्स होल्ड कर पाओगे एक इंडिविजुअल इंसान? 75% मतलब नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर मैं बताऊं कितना हो पाएगा? 75% हो पाएगा, ठीक, क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अब सुनो, अब तुमको पता है कि 25% हो जाए, 25% और मोर, तो तुमको तो भैया पब्लिक ऑफर देना होगा, पब्लिक ऑफर देना होगा। तुमने एक बार पब्लिक ऑफर दे दिया 25% के बाद, उसके बाद तुम्हारा जितना भी यहाँ पे, जितना भी ये सब कुछ करने के बाद, ये ट्रिगर पॉइंट वगैरह सब कुछ करने के बाद, जितना भी तुम्हारा टोटल कंपनी में शेयर होल्डिंग है, पकड़ लो, वो है या तो 25% ही है। ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डिंग, अब जब तुमने ओपन ऑफर किया, किसी ने बेचा नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारे पास 25% ही है। इसके ऊपर भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, जितना भी हो। मिनिमम कितना होगा तुम्हारा? अगर पब्लिक ऑफर में किसी ने शेयर सेल ही नहीं किया तो तुम कंपनी में 25% तो हेल्ड करके रख दोगे, तो इसका मतलब मिनिमम 25% तो होगा ही ना तुम्हारे पास। किसी ने अगर बेच दिया तो 26-27% शेयर होल्डिंग कर लोगे तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ओपन ऑफर में। लेकिन अगर पब्लिक ने, जो जनरल शेयर होल्डर्स ने, उन्होंने शेयर बेचा ही नहीं, तो तुम तो कंपनी से वैसे भी 25% खरीद लोगे, तो यही तुम्हारा लिमिट होगा। ठीक है, वो ट्रिगर पॉइंट, फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट के बाद यही तुम्हारा लिमिट होगा। तो ये बेस हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि बेस कितना हो सकता है, 25% ही हो सकता है, इसके कम तो होगा नहीं, तो ट्रिगर पॉइंट तो आएगा ही नहीं फिर। तो 25% अगर है, इसके ऊपर तुम अगर खरीदना चाहते हो दोस्तों, इसके ऊपर क्या तुम खरीदना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो तुम 5% से कम खरीद पाओगे विदाउट एन ओपन ऑफर, विदाउट एन ओपन ऑफर। क्रीप करके लोगे, क्रीप करके, याद रखना, 3%। ठीक है, एक फिनेंशियल ईयर में, मतलब पकड़ लो ये 20, पकड़ लो ये 20, पकड़ लो ये 2011 में तुमने लिया, अब 2012 में फिर से लेना चाहते हो इस कंपनी में शेयर, 25% हो चुका है, तो तुमको लेना है, क्रीपिंग एक्विजिशन करना है तुमको, तुमको करना है 3% या तो 4%। जैसे तुम 5% करोगे ना, या तो 6% करोगे, मतलब 5% से ज़्यादा, 5% है लिमिट। ठीक है, जैसे तुमने अचानक से 25% खरीद लिया था यहाँ पे, उसके बाद अचानक से तुम ऐसे खरीद नहीं सकते, तुमको क्रीप करके, थोड़ा थोड़ा करके तुम ले सकते हो, अचानक से नहीं ले पाओगे। अब ये जो 5% है ना, ये तुम्हारा लिमिट है, ये तुम्हारा सेकंड ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पे तुम्हारा, अगर तुमने 5% ले लिया तो तुमको दोबारा से ओपन ऑफर देना होगा। ठीक है, अब तुम ओपन ऑफर कितना करोगे, फिर से 26% का ओपन ऑफर करोगे। ठीक है, क्या तुमको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे करके 75 तक तुम जा सकते हो। अगर 3% ले रहे हो, 4% ले रहे हो एक साल में, तो ओपन ऑफर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अक्वायरर होल्डिंग 25%, ठीक है, टू मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, मतलब टिपिकली 75, मतलब इसके बीच में हेल्ड कर रहा है, 25% से 75% के बीच में हेल्ड कर रहा है एक्वायरर। ठीक है, अब वो कैन अक्वायर एडिशनल शेयर्स एंटाइटलिंग more than 5% voting right in a financial year only after a public announcement for 26% open offer। इसका मतलब ये कि जैसे तुमने पहला ट्रिगर पॉइंट हो गया, ओपन ऑफर कर लिया, उसके बाद अगर तुम 25% से तुम्हारा ऊपर ऊपर हो गया, 25 से 75 के बीच में होगा तुम्हारा शेयर्स, तुम्हारे पास जितना भी होगा। अब बात यह है कि जैसे तुमने अभी नेक्स्ट एडिशनली नेक्स्ट साल तुम और शेयर खरीदना चाहते हो, तो अगर तुम 5% से ज़्यादा खरीदना चाहते हो, मोर देन 5% से ज़्यादा खरीदना चाहते हो, वोटिंग राइट्स ले रहे हो या तो शेयर खरीद रहे हो इन वन फाइनेंशियल ईयर ऑफ द, तो तुमको एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना होगा 26% के ओपन ऑफर का। उसके बाद फिर से तुमको ओपन ऑफर 26% पब्लिक को ओपन ऑफर देना होगा कि भैया 26% शेयर्स मैं शेयर होल्डर्स से खरीदने के लिए रेडी हूँ, तुम लोग
बेच सकते हो जिसको भी बेचना है। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ, क्या ये समझ में आ रहा है? तो पर ईयर तुम कितना क्रीप कर सकते हो? क्रीप क्रीप करके मतलब क्रीप मतलब रेंगना। क्रीपिंग क्यों कहा जाता है? जैसे कि तुम्हारा जो भी इंसेक्ट वगैरह होता है, ज़्यादातर जो है कैटरपिलर्स वगैरह, वो लोग क्या करते हैं? क्रीप करते हैं। ठीक है, क्रीपिंग। तो धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे एक्वायर करना, इसलिए 5%, इसलिए इसका नाम है क्रीपिंग एक्विजिशन। ठीक है, तो 5%, 5%, 5% से तुम एक्वायर कर पाओगे, लेकिन एवरी ईयर तुम 5% कर पाओगे। क्या है, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये तुम्हारा एक क्रक्स है, रीड कर लो। विद इन 25% नो ओपन ऑफर नीडेड। एक्सीडिंग 25% टू 75% के बीच में तो ओपन ऑफर चाहिए होगा, अनलेस क्रॉसिंग 25% फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद फर्स्ट टाइम 25%, उसके बाद एवरी 5%, ओनली 5% इन फाइनेंशियल ईयर कैन बी एक्वायर्ड विदाउट एन ओपन ऑफर। 5% कर पाओगे, उससे ज़्यादा तुम अगर करना चाहते हो तो ओपन ऑफर करना होगा। ठीक है, ये मोर देन याद रखना भैया। 5%, 5% तुम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा पकड़े, 6% तुम करना चाहते हो, 6% तुम करना चाहते हो, तो तुम्हारा ओपन ऑफर लग जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक तुम्हारा दिमाग का टेस्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देता हूं मैं, पकड़ लो। एक इंसान है, ये पहले किसी भी कंपनी में, ये है अमित, ठीक है, किसी भी कंपनी में शेयर हेल्ड करता था, पकड़ लो 10%। ठीक है, कंपनी बी में शेयर हेल्ड करता था ये 10%। ठीक है, अब वो शेयर हेल्ड करना चाहता है फिर से 10%, फिर से 15%, फिर से 26%। ठीक है, अब बताओ, ये कंडीशन 1 है, ये केस 1, ये केस 2, केस 3। ओपन ऑफर कब कब चाहिए होगा? बता दो, फटाफट लिख दो कमेंट सेक्शन में। ओपन ऑफर इस टाइम पे चाहिए, ए बी सी में चाहिए होगा, ए बी सी। टेस्ट लो फटाफट फटाफट। तो ये पॉज करके आंसर लिखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि पहले 10% था उसका, तो अभी और 10% ले लेगा तो 20% हो जाएगा। क्या ओपन ऑफर चाहिए होगा? नो ओपन ऑफर नीडेड। 15% पहले था 10%, फिर 15% अब हो जाएगा 25%। क्या ओपन ऑफर चाहिए? यस और नो बता दो मेरे को, यस और नो। याद रखना हमेशा एक चीज़ कभी मत भूलना, यहाँ पे जो 25% है ना, ये है रीचिंग 25% और मोर वोटिंग। याद रखना, रीचिंग 25%, नॉट नॉट इवन नॉट इवन की मोर देन 25%, इट इज रीचिंग 25 और मोर, रीचिंग 25 और मोर, इस बात का याद रखना हमेशा। और 5 में क्या बताया, 5% में क्या बताया, 5% में बताया मोर देन 5%, यहाँ पे सीधा बताया मोर देन 5%। ठीक है, वोटिंग राइट इन फाइनेंशियल ईयर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 25% अगर पहुंच गया, 25% अगर पहुंच गया, 25% रीच कर लिया, 25% रीच कर लिया, ओपन ऑफर चाहिए। और 26% हेल्प करना चाहता है। अच्छा, पहले था 10 प्लस 26, तो 36% वो एक्वायर करना चाहता है। क्या ओपन ऑफर नीडेड है? आंसर यस। अच्छा, ओपन ऑफर जो भी होगा, कितना ओपन ऑफर करेगा वो? 26% का ओपन ऑफर करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्रीपिंग एक्विजिशन का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, पकड़ ले। किसी इंसान के पास है 30% शेयर कंपनी का, 40% शेयर कंपनी का, फिर से 50% शेयर कंपनी का, ठीक है, फिर 75% शेयर कंपनी का, कंपनी ऑलरेडी है। अब वो शेयर खरीदना चाहता है 3, 4, 5, 6% और एडिशनल खरीदना चाहता है। ठीक है, तो बताओ कब कब ओपन ऑफर ट्रिगर होगा? पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, एंड देन फिर मेरे को आंसर लिख के बताओ। ये है कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, कंडीशन डी। आंसर होगा 30%, 30 वो पहले से हेल्प कर रहा है, प्लस वो 3 करना चाहता है, तो 3 इज लेस देन 5, तो ओपन ऑफर नॉट ट्रिगर्ड। 4 इज लेस देन 5, ओपन ऑफर नॉट ट्रिगर्ड। 5 is equivalent to 5, open offer not triggered. 6 is more than 5, 6 is more than 5, open offer triggered. याद रखना, 25% रीच करने पे ही तुमको ओपन ऑफर करना होगा, एंड 5% से ज़्यादा होगा तभी ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। दोनों केसेस में ओपन ऑफर होगा 26% का, इस बात का तुमको याद रखना। अब एक चीज़ मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, जो प्रैक्टिकली जो होता है,
अब देखो यहाँ पे लिखा ये है कि अगर तुम इंटेंट करते हो कि तुम रीच करना चाहते हो 25% या फिर मोर, मतलब इसका मतलब है कि 25% अगर रीच कर लिए तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। इसका इस सेंटेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग तो तुमको पब्लिक अनाउंसमेंट देना होता है, ठीक है। जब प्रैक्टिकली तुम कोई शेयर हेल्ड करते हो ना तो क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। अब अगर तुम 24.99% शेयर अगर एक्वायर कर रहे हो तो क्या तुमको ओपन ऑफर चाहिए? ओपन ओपन ऑफर चाहिए? आंसर है नो, नो ओपन ऑफर। तुम अगर 25.01% भी शेयर एक्वायर करोगे तब जाके तुमको ओपन ऑफर चाहिए होता है, ठीक है। अब जो ये 0.1% का जो यहाँ पे डिफरेंस है ना, ये 99 से लेकर 0.1% जो 0.1 जो है इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, इस पॉइंट में मतलब जो एग्जैक्टली 25% होता है, क्या वहां पे तुम ओपन ऑफर दोगे? क्या वहां पे तुम ओपन ऑफर दोगे? तो इसको अगर तुमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है तो यहाँ पे बोला जाता है कि 25% अगर आ जाए, मतलब ये जो लाइन है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर आ जाए तो ओपन ऑफर नॉट नीडेड। तुमको 25% से ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब 0.1% भी अगर ज़्यादा हो जाए, 25% 0.01, तो यहाँ पे खेल ये होता है कि 25% हम लोग कहते हैं, 0 पॉइंट के बाद नंबर हम लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि 25 जो है 0.01 भी अगर 0.01 नॉट 26, मैं 26 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 25.01 भी तुमने शेयर एक्वायर कर लिया तो तुमको ओपन ऑफर करना होगा, तुमको ओपन ऑफर करना होगा। तो ये बहुत बारीकी से पढ़ना होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देखोगे तो ये इस प्रकार से लिखा होता है कि 25% उससे 25% रीच किया। देखो इसका मतलब क्या होता है कि रीचिंग 25 और मोर वोटिंग राइट, मतलब 25 या फिर उससे ज़्यादा अगर कर रहे हो तो पब्लिक अनाउंसमेंट देना होगा। इसका मतलब 25 कंसिडर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता यह है कि 20 अगर जब तुमको न्यूमेरिकल्स आएगा ना, तुमको लिखना है एग्जामिनेशन में, तुम यही लिखोगे रीचिंग 25 और मोर, ठीक है। रीचिंग 25 और मोर ये तुमको लिखना होगा, ठीक है। लेकिन जब तुमको न्यूमेरिकल्स अगर आ गया, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे करवाया है, यहाँ पे तुमको मैंने करवाया है, ठीक है, यहाँ पे तुमको करवाया, तो अगर 25% अगर दे दिया, सिर्फ 25% आ रहा है, मतलब पूरा कैलकुलेशन करके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको न्यूमेरिकल दे दिया और कैलकुलेशन करके 25% आ रहा है, या तो 26 आएगा या तो 24 आएगा, मतलब उसके आसपास आएगा, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ अगर 25 निकल रहा है तो याद रखना यहाँ पे पब्लिक ऑफर करने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। सीधा अगर 25 आ रहा है, तो अगर 0.1 भी ज़्यादा आ रहा है तो पब्लिक ऑफर करना होगा। इस बात का तुमको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में तुम्हारा इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत है, ठीक है। इस बात को थोड़ा तुमको ध्यान रखना है बस। बाकी 5% में कोई उन्होंने ना किसी प्रकार का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं रखा है, मतलब डाउट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और मोर ये सब कुछ नहीं है, सीधा बोला मोर देन 5%, सिंपल चीज। मतलब 5% अगर हो तब भी नहीं चाहिए होगा, अगर 5% से ज़्यादा हो तब जाके चाहिए होगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है? मेयरली 25% रीच करना सेटिस्फाई नहीं करता ओपन ऑफर को, 25.1 अगर हो रहा है तो तब जाके सेटिस्फाई करेगा, 0.01 हो रहा है तब जाके सेटिस्फाई करेगा। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बवाल हो रहा है सर। आगे बढ़ते हैं। तो 25 क्रॉस करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम तब जाके ओपन ऑफर, ठीक है। 25 के अंदर है तो ओपन ऑफर नहीं चाहिए, 25 क्रॉस करेगा तब जाके ओपन ऑफर चाहिए होगा, 25.01 ओपन ऑफर चाहिए होगा। देखो एक्सीडिंग 25%, 75%, 5% का क्रीपिंग लिमिट है, तुमको पता है, मैक्सिमम 75%, बस खत्म, ठीक है। अब देखो एक चीज, जब भी ट्रिगर पॉइंट होगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी तुमको देना होगा, ये ऑब्वियसली तुमको पता ही है, ठीक है। एक वॉलंटरी ऑफर तुम दे सकते हो, एक है मैंडेटरी ऑफर, तुम एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर रहे हो, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल कर रहे हो, इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या तो कंट्रोल कर रहे हो, ये तो मैंडेटरी तुमको देना होता है। फिर होता है वॉलंटरी, जो वॉलंटरी तुम देते हो, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन तुम वॉलंटरी दे रहे हो। मैंडेटरी में तुमको 25% का याद है, फिर से देखो ना यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखा है,
exercising 25% or more voting right, 25% और मोर वोटिंग राइट। तो याद रखना, इस झांसे में मत आना कि 25% हुआ तो ओपन ऑफर करना होता है, 25% से ज़्यादा है तभी जाके ओपन ऑफर करना होता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मैंडेटरी ओपन ऑफर हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है, 25% का। अब तुमको देखना है वॉलंटरी क्या है। वॉलंटरी ऑफर देखो, इधर आ जाओ। अच्छा, वॉलंटरी ओपन ऑफर देख लो दोस्तों। वॉलंटरी ऑफर देख, इसको ट्रिगर करने के लिए, वॉलंटरी ऑफर तुमको देने के लिए तुमको लायक होना होगा। ठीक है, तुम पकड़ लो, तुम कहना चाहते हो कि तुम फिलंथ्रोफिस्ट बनना चाहते हो। ठीक है, जो कि फिलंथ्रॉफी का काम करता है, मतलब चैरिटी का काम करता है। जैसे सलमान खान ने एक बार कहा था कि फिलंथ्रॉफी जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट। तो मैं इजी वर्ड यूज़ करूँगा, चैरिटी। चैरिटी जो है, अगर तुम चैरिटी करना चाहते हो, ठीक है, तो तुमको तुम्हारे उस औकात में आना होगा, चैरिटी वाला औकात में आना होगा, क्योंकि तुमको बहुत पैसा तुम्हारे पास होना होगा, तुम्हारे पास बहुत कुछ होना होगा, तब जाके तुम चैरिटी करते हो। ठीक है ना। अब देखो, सिंपल बात यह है कि तुम चैरिटी तब कर पाओगे। ठीक है, वॉलेंट्री ओपन ऑफर जो है ये एक प्रकार का चैरिटी होता है जो तुम शेयर होल्डर्स को देते हो। तुम चैरिटी तब कर पाओगे जब तुम 25% ऑलरेडी हेल्ड कर रखे हो, उसके बाद तुम चैरिटी करो। जैसे कि तुमको समझाता हूँ, जैसे कि कंडीशन देख लो एक बार, उसके बाद तुम समझ में आ जाएगा। कंडीशन ये है, अक्वायरर अगर 25% और मोर बट लेस देन मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग होता है 75%। ठीक है, तो तुम एक वॉलंटरी ओपन ऑफर डाल सकते हो। ठीक, अब सुनो, पोस्ट ओपन ऑफर मस्ट नॉट एक्सीड मैक्सिमम परमिसेबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो तुम ओपन ऑफर जो है वो कितना करोगे, बताओ। ओपन ऑफर तुम कितना कर लोगे, जितना भी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ओपन ऑफर डालने के बाद 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का तुमको ध्यान रखना है बस। 75% मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तुम हो नहीं सकता। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि 25% पब्लिक के पास रहेगा। 75% तेरे पास है तो 25% पब्लिक के पास रहेगा, बस ये इंश्योर करता है। ठीक है। अच्छा, जैसे तुमने ये अक्वायर किया ना, तो तुमको 6 महीने के लिए ना एक जो है सन्यासी मोड में जाना होगा। उसके बाद तुम कोई भी किसी प्रकार का ओपन ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, नो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आफ्टर 6 मंथ ऑफ ओपन ऑफर, इस बात का ध्यान रखना। सीधा इधर आ जाओ, एग्जेम्पशन बाय सेबी। जो अक्वायर होता है ना, वो सेबी को कह सकता है राइटिंग में फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम एन ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन। उसको ओपन ऑफर नहीं करना है, वो सेबी के पास जा सकता है। एप्लीकेशन भेजेगा, मस्ट बी इन डिटेल प्रोपोज्ड एक्विजिशन एंड ग्राउंड्स विद स्वॉर्न एफिडेविट। एफिडेविट के साथ, स्वॉर्न का मतलब होता है कसम काट के एफिडेविट। अब सर एफिडेविट जो है वो कसम काट के बनाया जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 5 लाख रुपए देना होगा सभी को, फी है नॉन रिफंडेबल। मे ग्रांट विद सम कंडीशंस। ठीक है, ग्रांट कर भी सकता है विद कंडीशंस। ठीक है, ये तुमको याद रखना है। अच्छा, बस खत्म। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह था वो मैंने करवा रखा है। बाकी रेगुलेटरी वर्क्स है, जैसे कि तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो तुमको डिस्क्लोजर देना होता है। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर एवरी स्टॉक एक्सचेंज को देना। तो ये मैं टेबल फॉर्मेट में बना ही रखा है इसलिए, सो दैट तुम लोग घर में बैठ के आराम से पढ़ पाओ। ये ऐसा समझाने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा 110%। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।